मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस के भूगोल के अंतर्गत चैप्टर 4 कृषि। ठीक, अब देखिए कृषि आप सभी जानते हैं कि कृषि है क्या। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए कृषि है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में बताती हूँ कि 3 दोस्त थे, गुरमीत, मधु और टीना। एक गांव से क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य संग्रहण इसके अनेक अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के क्या है, उदाहरण है। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्रिया के उदाहरण है। तो हम समझते हैं अब कृषि। तो कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है, तो कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संक्रांतित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक क्या है, विद्यमान है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्या है। तो देखिए एग्रीकल्चर क्या है, कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। तो सेरिकल्चर क्या है, रेशम उत्पादन करने का, रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन या कृषक की आय में क्या है, पूरक हो सकता है। और पिसीकल्चर क्या है, तो पिसीकल्चर मत्स्य पालन है। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। और विटीकल्चर मतलब द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। और हॉर्टिकल्चर होता है उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फलों और फूलों को उगाना क्या कहलाता है, आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है। समझते हैं हम कृषि तंत्र। तो देखिए कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ क्या है, संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद करते हैं। कृषि के प्रकार। तो देखिए विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाएं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, तो देखिए निर्वाह कृषि को हम पहले समझते हैं। तो देखिए निर्वाह कृषि के अंतर्गत है क्या, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण कृषि। ठीक, तो सबसे पहले किसको समझते हैं हम, निर्वाह कृषि। तो देखिए इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए गहन निर्वाह कृषि क्या है, तो किसान एक छोटे भूखंड और साधारण औजारों और अधिक श्रम की खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु, उर्वरक मृदा वाले खेत में 1 वर्ष से अधिक फसलें उगा सकता है।
चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में क्या है, प्रचलित है। ठीक, अब दूसरा समझते हैं इसी के अंतर्गत क्या होता है आपका आदिम निर्वाह कृषि। तो इसमें स्थानांतरित कृषि और जलवासी पाशुचारण शामिल है। ठीक, अब समझते हैं हम स्थानांतरित कृषि। तो देखिए, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, तो भूमि की उर्वरता और समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे स्थानांतरित कृषि का कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी माना जाता है। स्थानांतरित अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक, अब इसी के अंतर्गत समझते हैं हम जलवासी पाशुचारण। देखिए, जलवासी पाशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार के कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न करती है। ठीक है, तो पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अब हम समझते हैं क्या कृषि के प्रकार में वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत क्या क्या है उसको समझेंगे आप। ठीक है, तो देखिए, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विशिष्ट कृष्ट और क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जा सकता है। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी क्या है, शामिल है। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए, इसके अंतर्गत आप समझते हैं वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। ठीक, गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्तमान काल के बाधित करती और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। इसके आगे समझते हैं मिश्रित कृषि। तो देखिए, इस कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। मतलब मिश्रित कृषि कहाँ कहाँ प्रचलित है आपको पता चल गया है। ठीक, अब हम इसी के अंतर्गत समझते हैं रोपण कृषि। तो देखिए, रोपण कृषि में वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील और कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय, इसके क्या है, कुछ उदाहरण हैं। तो ये क्या हो गया हमारा अब वाणिज्यिक कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार में हमने पढ़ा निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत गहन और आदिम निर्वाह कृषि और स्थानांतरित कृषि और जलवासी कृषि। उसी प्रकार से वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत हमने पढ़ा वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि। और अब इसके आगे समझते हैं मुख्य फसलें। तो देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्याओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसल कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा इसके मुख्य पेय फसलें हैं। तो सबसे पहले हम इसका समझते हैं चावल। तो ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और कुपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से उगाई जाती है और उसमें उसका पैदावार भी बढ़ता है। चीन,
चावल उत्पाद में क्या है, अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष से 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। ये किसका हो गया आपका, चावल। अब हम समझते हैं गेहूं। तो देखिए, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवहित दुमन मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। अब हम समझते हैं क्या, मिलेट। तो देखिए, ये मोटे अनाज के रूप में भी पाई जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसलें हैं जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अब इसके आगे समझते हैं मक्का। तो देखिए, मुख्य फसलें में क्या आता है, मक्का। तो इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। अब आते हैं कपास। ठीक है, तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के क्या है, अग्रणी उत्पाद है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अब आगे समझते हैं हम क्या, पटसन। तो देखिए, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाई जाती है और भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पाद हैं। ठीक, अब आगे समझते हैं इसके अंतर्गत आप कॉफ़ी। ठीक है, तो इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पाद है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ठीक, आगे समझते हैं हम चाय। तो देखिए, चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो गया हमारा, मुख्य फसलें। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने समझा चाय, कॉफ़ी, मक्का, गेहूँ, चावल आदि के बारे में हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। अब इसके आगे समझते हैं मुख्य फसलें। तो देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्याओं की आवश्यकताओं को पूरा कर कृषि का विकास। तो देखिए, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से एक है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि के मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को क्या करना है, बढ़ाना है। अर्थात कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए, हम दो फर्म, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति अध्ययनों सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में हम क्या करेंगे। भारत का एक फार्म। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव है।
मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका वास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के अकांत पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर क्या करता है, लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन और स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों को और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए बाजार के अनुकूल न होने पर अपने उत्पादों और बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। हमने भारत के एक फार्म के बारे में जाना। अब हम जानेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय वायु की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आगोवा राज्य में एक किसान जो हुरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वो अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और फसल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भी भेजता है। उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, ये परिणाम जो हुरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। इसका कंप्यूटर उपग्रह में जुड़ा हुआ है जो उसे इस खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़क कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनें, समतलक, संयुक्त हार्डवेयर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधित विभिन्न संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अनाज अन्य भंडार में सज्जित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। ये किसका हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का मशीनीकृत खेती के अंतर्गत ये सब हमने जाना है। देखते हैं